Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about most important event and concept of Indian history, that is the Great Revolt of 1857. In this video, I will cover its causes, events, causes of failure and result in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about introduction about Great Revolt of 1857. The Great Revolt of 1857, also known as the Indian Mutiny or the First War of Independence, was a major uprising against British rule in India. जो ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसका जो राइजिंग हुआ था वो भारत में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हुआ था, जिसे भारतीय बगावत और भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष, पहले युद्ध के नाम से भी जाना जाता है. द फाउंडेशन इट सोक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन हाउ इंडिया वॉज गवर्न. जो ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके नाते जो है जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन था, बेस था, वो पूरा हिल गया. मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा इससे इस रिवॉल्ट से वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई और भारत कैसे गवर्न हो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया इस रिवॉल्ट के कारण. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट. मीन्स 1857 के रिवॉल्ट का क्या कारण था इसे देखते हैं. The revolt was not caused by one single thing, but a mix of problems that built over time. जो रिवॉल्ट था 1857 का वो सिर्फ एक कारण से नहीं हुआ था, वो कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे कारणों से हुआ था, जो कि काफ़ी लंबे समय से बिल्ड हो रहा था. काफ़ी लंबे समय से इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कई सारे चेंजेस किए जा रहे थे, जो कि रिवॉल्ट 1857 का कारण बना. तो पहला है पॉलिटिकल रीजन. पॉलिटिकल जो कॉज है वो है एनेक्सेशन पॉलिसी. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केप्ट टेकिंग ओवर इंडियन किंगडम्स और स्टेट. A key policy here was the doctrine of lapse, where if an Indian ruler died without a natural male heir, their kingdom would automatically be taken over by the British. This angered many rulers like Rani Lakshmibai of Jhansi. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अनेक्सेशन पॉलिसी थी, मीन्स जिसके अंतर्गत ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को अपनाया जाता था. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, जिसके अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडियन किंगडम्स और स्टेट को जो है केप्ट कर रही थी, उस पर अपना कब्जा जमा रही थी. यदि कोई इंडियन रूलर हो और वो अपने बिना किसी नेचुरल मेल हेयर के उसका डेड हो जाता है, मीन्स उसका कोई खुद का संतान ना हो, खुद का मेल हेयर ना हो, तो वो किंगडम जो है ऑटोमेटिकली, वो साम्राज्य जो है ब्रिटिश के हाथ में चली जाती थी. ब्रिटिश उसको कैप्चर कर लेते थे. ये जो कई सारे रूलर्स थे उनके किंगडम को इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए ब्रिटिशर्स ने कई सारे किंगडम को, कई सारे रूलर्स के साम्राज्य को कैप्चर कर लिया था, जो कि कई सारे रूलर्स के एंगर का कारण बना. लाइक इसका एक उदाहरण है रानी लक्ष्मीबाई. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी जो किंगडम था वो इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्रिंसिपल की मदद से, पॉलिसी की मदद से ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था, जिस कारण ये एक बड़ा कारण था रिवॉल्ट 1857 का. अगला है डिसरेस्पेक्ट टू रूलर्स. इंडियन रूलर्स वर ट्रीटेड पुअरली एंड लॉस्ट देयर पावर एंड रिस्पेक्ट. भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के टाइम पे जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ काफ़ी गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था. उनकी पावर छीन ली जाती थी और उनको रेस्पेक्ट भी नहीं दिया जाता था. इवन द मुगल एम्परर बहादुर शाह द्वितीय सेकेंड वॉज ह्यूमिलिटेटेड एंड हिज सक्सेसर वॉज वर बार्ड फ्रॉम द रेड फोर्ट. जो मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड थे, बहादुर शाह द्वितीय थे, उनके साथ जो है काफ़ी पुअरली व्यवहार किया जाता था और उसके जो सक्सेसर थे उनको रेड फोर्ट से जो है, रेड फोर्ट में एंट्री पे बाढ़ लगा दिया गया था, बैन कर दिया गया था, उनकी एंट्री को रोक दिया गया था, जो कि एक कारण था. इंडियन रूलर्स के जो उनकी प्रजा थी, जो उनके सब्जेक्ट्स थे, वो काफ़ी इस चीज़ से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के इस तरीके से, उनके रूलर्स के साथ, उनके राजा के साथ इस तरीके से व्यवहार करने से जो राजा की प्रजा थी वो काफ़ी अगेंस्ट थी ब्रिटिशर्स के. अगला है लॉस ऑफ प्रिविलेजेस. Many landlords, nobles, and soldiers lost their jobs and land when the British took over, leading to widespread unhappiness.
मीन्स कई सारे ऐसे जमींदार थे, नोबल्स थे, सैनिक थे जो कि अपने जॉब्स को खो दिए, अपनी ज़मीन को खो दिए। जब ब्रिटिशर्स जो हैं इनसे ये सारी चीज़ें लेते थे तो काफ़ी जनता में असंतोष फैलता था, जो कि एक बड़ा कारण बना रिवोल्ट का। अगला है इकोनॉमिक रीज़न, हाई टैक्सेस। The British imposed very heavy taxes on land, which made life difficult for farmers and landlords. जो ब्रिटिशर्स थे वो लैंड पे काफ़ी हैवी टैक्सेस को इम्पोज करते थे, जिस कारण फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स का जो जीवन था काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। यदि कभी कोई आपदा आ जाती थी जिस कारण फसल अच्छी नहीं होती थी, तो उनके लिए टैक्स पे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। मैनी लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज दे कुड नॉट पे टैक्सेस। कई सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे, ऐसे फार्मर्स थे जो कि अपनी ज़मीन को खो देते थे क्योंकि वो टाइम पे जो है टैक्सेस को पे नहीं कर पाते थे। अगला है रियून ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत से कच्चे माल को ले जाते थे और वहाँ से मशीनों में तैयार किए गए सस्ते माल को जो है लाते थे इंडिया में, इंडियन मार्केट में बेचने के लिए, जो कि यहाँ के जो लोग थे उनको सस्ते दाम पे मिल जाते थे, जिस कारण जो यहाँ के कुटीर कुटीर उद्योग थे जहाँ पे बनाए गए बिना मशीनों के, मीन्स हाथों से बनाए गए जो वस्तुएं थी उसका दाम मशीनों से बनाए गए वस्तुएं से ज़्यादा होता था, जिस कारण जो इंडियन मार्केट में जो कस्टमर थे, जो कंज्यूमर थे, वो फॉरेन मालों का यूज़ करते थे। मीन्स जो ब्रिटिश से आए रहते थे, इंग्लैंड से मशीनों के द्वारा जो बनाए गए वस्तुएं रहती थी उसका यूज़ करते थे क्योंकि वो सस्ता मिलता था, जिस कारण भारत में जो कुटीर उद्योग था, जो छोटी इंडस्ट्रीज थी, वो खत्म हो गई, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। सो ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स वर चीप एंड फ्लडेड इन द इंडियन मार्केट, डिस्ट्रॉइंग ट्रेडिशनल इंडियन हैंडक्राफ्ट्स। जो ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स थे वो सस्ते थे और वो इंडियन मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, जो कि जिस कारण ये जो चीज़ें थी सस्ते होने के कारण, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने के कारण, जो इंडियन पीपल थे वो ज़्यादातर मशीन मेड गुड्स का यूज़ करते थे, जिस कारण भारत में जो ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, जो कि एक इकोनॉमिक रीज़न था रिवॉल्ट का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल एंड रिलीजियस रीज़न ऑफ रिवॉल्ट। तो पहला सोशल रिफॉर्म जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में कई सारे रिफॉर्म किए गए जो कि ट्रेडिशनल पीपल्स के द्वारा गलत माने गए, जो कि एक कारण बना रिवॉल्ट का। ब्रिटिश रिफॉर्म लाइक द एबॉलिशन ऑफ सती, दैट इज अ प्रैक्टिस वेयर अ विडो वुड बर्न हर सेल्फ ऑन हर हस्बैंड्स फनरल pyre, and legalizing widow remarriage were seen by some traditional Indians as interference in their religious and social custom। जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा कई सारे इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म किए गए, जैसे कि भारत में जो सती प्रथा थी उसको अबॉलिश किया गया। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें यदि किसी वाइफ का हस्बैंड किसी वाइफ के हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो उस वाइफ को, उस विडो को जो है अपने हस्बैंड की जो भी वो अंतिम संस्कार होते थे उसके साथ जो है वाइफ को भी जलना पड़ता था, खुद को जलाना पड़ता था, अपने हस्बैंड के साथ जलना पड़ता था, जिस कारण जो सती प्रथा थी वो एक सोसाइटी में ब्रिटिशर्स के द्वारा अच्छी प्रथा नहीं मानी गई और उसको एबॉलिश कर दिया गया। एंड आल्सो लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज, जो विडो रीमैरिज की प्रथा थी उसको, मीन्स सोसाइटी में जो विडो थी इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पे उनकी दोबारा शादी नहीं होती थी, वो काफ़ी दयनीय जीवन जीती थी। ब्रिटिशर्स ने लॉ के ज़रिए जो है विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया, जिस कारण कुछ ट्रेडिशनल इंडियंस जो थे उन्होंने ऐसा माना कि ये जो रिफॉर्म्स है वो भारत में रिलीजियस और सोशल कस्टम के अगेंस्ट है, उसमें इंटरफेरेंस है, जिस कारण ट्रेडिशनल इंडियंस में सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स जो थे वो काफ़ी गलत माने गए, जो कि एक रिवॉल्ट का कारण बना। अगला है फियर ऑफ कन्वर्जन। Many Indians believed the British were trying to convert them to Christianity। कई सारे भारतीय ये मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं जो इंडियन पीपल हैं उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का। द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लॉज अलाउइंग कन्वर्टेड हिंदूज टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्यूल्ड दीज फियर्स।
जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को इंट्रोड्यूस कराना और ऐसे लॉ को इंट्रोड्यूस कराना जिसमें यदि कोई हिंदू जो है वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है फिर भी वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसको इनहेरिट कर सकता है। इस प्रकार के लॉ को इंट्रोड्यूस कराने से जो इंडियन लोग थे उनमें ये फियर बढ़ गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते हैं कि इंडियन पीपल क्रिश्चियन धर्म को यानी कि ईसाई धर्म को स्वीकार करें, उसको अपनाएं, उसमें कन्वर्ट हो जाएं, जो कि एक रिलीजियस रीजन था रिवॉल्ट का। अगला है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। The British generally treated Indians, even the educated and noble ones, with disrespect and a sense of superiority. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन पीपल के साथ भले ही वो कितने भी एजुकेटेड हों, नोबल हों, वो अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, उनका अच्छे से रेस्पेक्ट नहीं देते थे, वो खुद को सुपीरियर मानते थे, जिस कारण ये एक कारण बना रिवॉल्ट का, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता था। अगला है मिलिट्री रीजन दैट इज इमीडिएट कॉज फॉर रिवॉल्ट 1857। फर्स्ट इज द ग्रीस्ड cartridges. This was the spark that ignited the revolt. New Enfield rifles were introduced, and the cartridges for these rifles were rumored to be greased with animal fat, especially from cows, that is sacred to Hindus, and pigs, that is forbidden for Muslims. To load the rifle, sepoys had to bite off the end of cartridge. This deeply offended the religious feeling of both Hindu and Muslim sepoys. जो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस थे, मीन्स ग्रीज्ड कारतूस थे उस टाइम पे, जो एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1857 के अराउंड में, एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कार्ट्रिजेस को यूज़ किया जाता था। और ये अफवाह फैली थी कि जो कार्ट्रिजेस थे उनका जो ग्रीज्ड था वो एनिमल फैट से बना हुआ था, स्पेशली काऊ के फैट से जिसको हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता था, और पिग के फैट से जिसको मुस्लिम धर्म में फॉरबिड किया गया है। और उस कारतूस को जो है राइफल में लोड करने से पहले जो है सिपोही को जो सिपाही थे उनके द्वारा, मीन्स जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके द्वारा दांत से जो है फाड़ना पड़ता था, तब जाके उसको राइफल में लोड करना पड़ता था, जिस कारण ये जो कारतूस था जिस पे ये अफवाह फैली थी कि ये एनिमल के फैट से यानी कि चर्बी से बना था, उसकी वसा से बना था। दिस डीपली ऑफेंड द रिलीजियस फीलिंग ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिपोई। ये जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों जो सिपोई थे, दोनों जो सोल्जर्स थे उस टाइम ब्रिटिश आर्मी में, उनकी रिलीजियस फीलिंग को जो है काफ़ी ऑफेंड करता था, काफ़ी अफेक्ट किया, जो कि एक इमीडिएट कॉज बना रिवोल्ट 1857 का। अगला है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन सोल्जर दैट इज सिपोइज। Indian soldiers or sepoys were paid less, denied promotion, and treated as inferior to British soldiers, even though they performed the majority of the army. जो इंडियन सोल्जर्स थे जिन्हें सिपोइस कहा जाता था, उनको ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपेयर में जो पेमेंट थी, जो सैलरी थी उनकी कम थी, उनको प्रमोशन से डिनाइड किया जाता था, मीन्स उनको प्रमोट नहीं किया जाता था, और उनके साथ इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपेरिजन में। भले ही वो मेजॉरिटी में हो, आर्मी में मेजॉरिटी में हो, फिर भी उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता था ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो, जिस कारण ये एक कॉज बना, एक इम्पोर्टेंट कॉज बना रिवोल्ट 1857 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, मीन्स रिवोल्ट के टाइम पे क्या क्या हुआ था, क्या इवेंट्स हुए थे, इसको देखते हैं। A young sepoy named Mangal Pandey fired a bullet against the English official at Barakpur on 29th March 1857. Thus began the Great Revolt. जो मंगल पांडे थे, जो कि एक धर्म से पंडित थे, ब्राह्मण थे, जिनके द्वारा जो भी वो कारतूस था जिसकी ग्रिड जो है, ऐसा अफवाह था कि वो एनिमल फैट से बना है, उसका जो है विरोध किया गया मंगल पांडे के द्वारा, और उनके द्वारा बैरकपुर पे जो छावनी थी ब्रिटिश आर्मी की, वहाँ पे एक इंग्लिश ऑफिशियल पे फायर किया गया उनके द्वारा एक बुलेट 29 मार्च 1857 को। यहीं से जो है ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 का शुरुआत हुआ था। ऑन May 10th 1857 in Meerut, sepoys refused to use greased cartridges when some were
punished their comrades, rose in rebellion, freed them, killed British officers, and marched towards Delhi. 10 मई 1857 को मेरठ सिपोइस के द्वारा, जो मेरठ में मेरठ छावनी थी ब्रिटिशर्स की, वहाँ के सिपाहियों के द्वारा जो है जो ग्रीड कारतूस थे उनको यूज़ करने से रिफ्यूज़ किया गया। मीन्स उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उन कारतूस को यूज़ करने से, जिस कारण उनको पनिशमेंट दी गई ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको द्वारा। फिर ये जो है ये कॉम्रेड्स जो है वो एक रिबेलियन में चेंज हो गया, और जो भी सोल्जर जो हैं उनको बंदी बनाकर रखा गया था उनको फ्री किया गया, और ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो है किल्ड किया गया, मीन्स मार दिया गया। एंड मार्च टूवर्ड्स दिल्ली, और जो उनका मार्च था ब्रिटिश मेरठ सिपोइस का, वो दिल्ली की तरफ गया। द रेबल्स रीच दिल्ली ऑन मई 1857 and proclaimed the old Mughal emperor, that is Bahadur Shah II, as their leader. जो रेबल्स थे, मेरठ सिपोज के रेबल्स थे, वो 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे, और उन्होंने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को जो है अपना लीडर प्रोक्लेम किया, मीन्स डिक्लेयर किया। दिल्ली बिकम अ सेंटर पॉइंट ऑफ द रेबिलियन। इस प्रकार जो दिल्ली जो है वो रेबिलियन का सेंटर पॉइंट बन गया। Lord Canning dispatched the six armies under Nicholson to suppress the revolt. The British armies captured Delhi and killed nearly 27,000 people. Bahadur Shah II, that is Bahadur Shah II, was arrested and condemned to exile. He was deported to Rangoon, where he died in 1862. लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सिख आर्मी को जो है निकोलसन के अंडर में रखते हुए रिवोल्ट को, दिल्ली में जो हुए रिवोल्ट है उसको सप्रेस करने के लिए भेजा गया। जो ब्रिटिश आर्मी थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया और लगभग 27,000 लोगों को जान से मार दिया, और बहादुर शाह द्वितीय को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें देश निकाला दे दिया गया, मीन्स इंडिया से निकाल करके रंगून में भेज दिया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु जो है 1862 में हो चुकी थी। बहादुर शाह द्वितीय को जो रेबिलियंस थे उन्होंने अपना लीडर माना था, जिस कारण ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको अरेस्ट करके भारत से रंगून भेज दिया गया था, जिनकी मृत्यु वहाँ पे 1862 में हुई। कानपुर। In June 1857, the Sepoy rose in revolt at Kanpur and proclaimed in Nana Sahib, the adopted son of the last Peshwa, that is Maratha ruler, as their leader. जून 1857 में सिपोय का जो रिवोल्ट था वो कानपुर में अराइज हुआ, और उन्होंने नाना साहेब को, जो कि लास्ट पेशवा मराठा रूलर के, जो मराठा साम्राज्य के लास्ट शासक थे, लास्ट पेशवा थे, उसके अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, उनको अपना लीडर डिक्लेयर किया, प्रोक्लेम किया। नाना साहेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द पेशवा। फिर नाना साहेब ने खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। ही वॉज कंसिडर्ड फॉर द मर्डर ऑफ यूरोपियन फैमिलीज हु पास्ड थ्रू हिज स्टेट। उन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐसा कंसिडर किया गया कि उन्होंने एक यूरोपियन फैमिली को का मर्डर किया है जो कि उनके स्टेट से जा रहे थे। टू अवेंज डिजास्टर, इस डिजास्टर को खत्म करने के लिए कैनिंग सेंट हैवलॉक एंड नील टू डील विथ नाना साहेब। कैनिंग ने हैवलॉक और नील नामक ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश आर्मी को भेजा, सोल्जर को भेजा नाना साहेब से डील करने के लिए। दे ऑक्यूपाइड कानपुर एंड नाना साहेब फ्लेड टू फॉरेस्ट ऑफ नेपाल। हैवलॉक और नील ने कानपुर पे कब्जा कर लिया और नाना साहेब जो है नेपाल के जंगल में भाग गए। अगला है अवध। At Awadh, people revolted under the leadership of Queen Begum Hazrat Mahal, Bala Sahib, that is the brother of Nana Sahib, and others. But Sir Colin Campbell suppressed the revolt. अवध में जो नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी, बेगम थी हजरत महल, उनकी लीडरशिप में रिवोल्ट हुआ, जिनकी सहायता बाला साहब कर रहे थे, जो कि नाना साहब के भाई थे, और अदर पीपल थे जो उनकी सहायता कर रहे थे बेगम हजरत महल की। और इस रिवोल्ट को कोलिन कैम्पबेल ने, सर कोलिन कैम्पबेल ने, जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनके द्वारा इस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया। The Sepoys at Lucknow revolted and killed Sir Henry Lawrence, General Havelock, Outram, entered Lucknow and suppressed the revolt. सिपोई जो थे वो लखनऊ में रिवोल्ट किए, और उन्होंने हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी, जिसके बाद जनरल हैवलॉक और आउट्रेम के द्वारा, जनरल हैवलॉक और आउट्रेम थे, उनके द्वारा इस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया। उन्होंने लखनऊ में एंटर किया, लखनऊ को कैप्चर किया और इस रिवोल्ट को शांत किया, सप्रेस किया। The revolt at Danapur in Bihar by Munwar Singh and at Bareilly by Khan Bahadur in Rohilkhand was also suppressed by the Britishers.
दानापुर में, बिहार के दानापुर में मुनवर सिंह के द्वारा जो रिवोल्ट हुआ था, और बरेली में जो खान बहादुर के द्वारा रोहिलखंड में जो रिवोल्ट हुआ था, उसको भी ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस्ड किया गया। अगला है झांसी। रानी लक्ष्मीबाई led the rebellion at Jhansi. She was assisted by Tata Tope, that is the general of Nana Sahib and Rao Sahib. रानी लक्ष्मीबाई रेबेलियन को लेड कर रही थी झांसी से, जिसको असिस्टेंट प्रोवाइड करा रहे थे तात्या टोपे, जो कि नाना साहिब के जनरल थे, और राय साहिब के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जा रहा था। सर ह्यूग रोज कंडक्टेड द ऑपरेशन अगेंस्ट द रिवोल्ट ऑफ झांसी। सर ह्यूग रोज ने झांसी के रिवोल्ट के अगेंस्ट ऑपरेशन को कंडक्ट किया। इन दैट स्ट्रगल तात्या टोपे वॉज डिफीटेड एट कालसी। कालसी में इस स्ट्रगल में तात्या टोपे हार गए। रानी झांसी डाइड फाइटिंग इन द बैटलफील्ड। रानी झांसी जो है युद्ध के मैदान में मर गई। आफ्टर डिफीट एट झांसी, तात्या टोपे एंड राव साहेब ऑर्गेनाइज द रिवोल्ट इन सेंट्रल इंडिया। झांसी में हारने के बाद तात्या टोपे और राय साहब ने सेंट्रल इंडिया में रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज किया। सर ह्यूग रोज कंडक्टेड द ऑपरेशन अगेंस्ट तात्या टोपे। सर ह्यूग रोज ने तात्या टोपे के अगेंस्ट ऑपरेशन को कंडक्ट किया। फाइनली ही वॉज बेट्रेड बाय हिज फ्रेंड मान सिंह ऑफ हरवार, हु हैंडेड हिम ओवर टू ब्रिटिश। अंततः तात्या टोपे के जो फ्रेंड थे मान सिंह, जो कि हरवार के थे, उनके द्वारा तात्या टोपे को धोखा दिया गया और तात्या टोपे को उन्होंने ब्रिटिशर्स को सौंप दिया। तात्या वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1859। ब्रिटिशर्स के द्वारा 1859 में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। विथ हिज फॉल द म्यूटिनी केम टू क्लोज। इस फॉल के साथ जो है बगावत जो है वो खत्म हुई। इस बगावत में रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध के मैदान में अपनी बलिदान दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट 1857। तो फर्स्ट कॉज इज लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। इंडियन रेबेलियन जो थे उनके बीच यूनिटी और कोऑर्डिनेशन नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना फेलियर ऑफ रिवॉल्ट 1857 का। द रिबेल्स फॉट ब्रेवली बट लैक्ड अ यूनिफाइड प्लान और सेंट्रल लीडरशिप। जो भारतीय रिबल्स थे वो काफ़ी ब्रेवली तरीके से लड़े, लेकिन उनके बीच यूनिफाइड प्लान की कमी थी, और उनका कोई एक लीडर नहीं था, सेंट्रल लीडरशिप नहीं कर रहा था, जो कि एक बड़ा कारण था फेलियर ऑफ रिवॉल्ट 1857 का। डिफरेंट लीडर्स फॉट फॉर देयर ऑन रीजन, फॉर एग्जाम्पल रिक्लेमिंग देयर किंगडम्स और पेंशन एंड इटीसी। अलग अलग लीडर जो हैं अलग अलग जगह से रिबेलियंस को लीड कर रहे थे, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करा रहे थे अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। लाइक कोई जो है लीडर जो है वो अपनी किंगडम को वापस पाना चाह रहा था, कोई जो है अपने पेंशन के लिए लड़ रहा था, जिस कारण उनमें एक यूनिटी नहीं थी, यूनिफाइड प्लान नहीं था, उनका कोई एक गोल नहीं था, जिस कारण ये जो फेलियर है वो हुआ। उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिस कारण जो रिवॉल्ट 1857 था वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। रेदर देन अ सिंगल विजन फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया। एक सिंगल विजन के अलावा, एक सिंगल गोल के अलावा कि भारत आज़ाद हो सके, उनके अपने अपने खुद के इंटरेस्ट थे, जिस कारण वो रिवॉल्ट कर रहे थे। अगला है लिमिटेड स्प्रेड। द रिवॉल्ट वॉज मोस्टली लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। जो रिवॉल्ट 1857 था वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही सीमित रह गया, वो पूरे भारत में जो है फैला नहीं था। मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली द साउथ, पंजाब एंड बंगाल डिड नॉट ज्वाइन द रेबेलियन। ये सारे एरिया के जो लोग थे उन्होंने रेबेलियन को ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बगावत नहीं की थी। सम इंडियन रूलर्स एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स इवन सपोर्टेड द ब्रिटिश। कुछ इंडियन रूलर्स थे, कुछ वेल्दी इंडिविजुअल थे इंडिया के, जो कि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे रिवोल्ट को सप्रेस करने में। अगला है लैक ऑफ रिसोर्सेज। The rebels had fewer resources, older weapons such as swords and spears, and faced a well-equipped British army with modern rifles and artillery. जो रेबल्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो इंडियन रूलर्स थे, उनके पास कम रिसोर्सेज थे ब्रिटिशर्स के मुकाबले। उनके पास उनके जो हथियार थे वो पुराने थे, लाइक तलवार थे, भाले थे, और वो एक ब्रिटिश आर्मी को फेस कर रहे थे, उनसे चैलेंज कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जो है बगावत कर रहे थे, जिनके पास वेल इक्विप्ड मॉडर्न राइफल्स थे, आर्टिलरी थी, कई सारे रिसोर्सेज थे, जिस कारण ये भी एक कारण बना कि इंडियन रूलर्स के, इंडियन रेबेलियंस के, जो इंडियन
रेबेलियंस थे उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, जिस कारण ग्रेट रिवॉल्ट 1857 फेल हुआ। अगला है सुपीरियर ब्रिटिश मिलिट्री। The British Army was better organized, disciplined, and had experienced generals. ब्रिटिश आर्मी में डिसिप्लिन्ड थी, वो बेटर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज थी। वहाँ के जो जनरल थे लाइक जनरल नील, फिर जो भी जिन्होंने रेबेलियंस को रिवोल्ट को सप्रेस किया, वो जनरल्स जो थे वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड थे, ऑर्गेनाइज थे, वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे रिवोल्ट को शांत करने में, युद्ध लड़ने में, जिस कारण जो ब्रिटिश मिलिट्री थी वो इंडियन मिलिट्री से, इंडियन रूलर्स थे, सुपीरियर थी। उनके पास वो रिसोर्सेज थे जिसके थ्रू वो रिवोल्ट को काफ़ी आसानी से सप्रेस करते थे। They also had better communication like telegraph and transport like railways, which helped them move troops and informative quickly. जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उनके पास कम्युनिकेशन जो मीन्स था वो काफ़ी अच्छा था। टेलीग्राफ और जो ट्रांसपोर्ट का मीन्स था लाइक रेलवे, ये चीज़ें जो है ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश मिलिट्री को काफ़ी मदद की ट्रूप्स को और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी में जाने में, मीन्स कम टाइम में इंफॉर्मेशन को और ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये चीज़ें जो है काफ़ी ब्रिटिश मिलिट्री की हेल्प की, एक जो कि एक बड़ा कारण था रिवॉल्ट के फेल होने का। अगला है नो क्लियर गोल। जो इंडियन रिबेलियंस थे उनका कोई भी एक सिंगल क्लियर गोल नहीं था। हर एक लीडर अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए रिवोल्ट कर रहा था, जो कि एक कारण बना रिवोल्ट के फेल होने का। The rebels did not have a clear idea of what kind of India they wanted after British were gone, which made it hard to unite everyone. जो इंडियन रिबेलियंस थे उनके पास कोई क्लियर आइडिया नहीं था कि वो किस प्रकार के भारत को देखना चाहते हैं जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाएं, जिस कारण ये कठिन हो गया कि इंडिया के जो सारे लोग थे वो आपस में इंडियन जो ब्रिटिशर्स थे उसको भगाने के लिए यूनाइट हो सके, मीन्स यूनिटी को लाने में ये चीज़ काफ़ी हार्ड बाधा क्रिएट की, क्योंकि इंडियन जो रिबेलियंस थे उनके पास कोई भी क्लियर गोल नहीं था, क्लियर आइडिया नहीं था कि वो किस पर्पज से जो है रिवोल्ट कर रहे हैं। अगला है नो मास सपोर्ट। While many people were unhappy with British rule, the revolt did not involve all sections of society. इंडिया में कई सारे लोग जो थे वो ब्रिटिश रूल से मीन्स अंग्रेजी शासन से अनहैप्पी थे और उसके अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी इस रिवोल्ट में भारत के जो सारे सेक्शन के लोग हैं, सारे क्लास के जो लोग हैं वो शामिल नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल द एजुकेटेड मिडल जनरली डिड नॉट सपोर्ट इट। जो मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग थे वो जनरली इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किए, जो कि एक बड़ा कारण बना कि इंडिया के जो सारे लोग थे उन्होंने यूनाइट होकर के इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, जिस कारण ये रिवोल्ट फेल हो गया। अगला है एबल लीडरशिप ऑफ द ब्रिटिश। British had able leader, they cared more for their country than anything else. They were well disciplined, they were prepared to sacrifice their lives for the sake of their mother country, that is Britain. जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश लीडर्स थे वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड थे, एक्सपीरियंस थे, वो खुद को प्रिपेयर्ड कर रखे थे कि वो अपने मदरलैंड के लिए, अपनी मदर कंट्री ब्रिटेन के लिए जो है अपनी जान तक को कुर्बान कर सकते थे। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडियन जो रूलर्स थे, इंडियन जो लीडर्स थे वो उतने ट्रेंड नहीं थे, उतने डिसिप्लिन्ड और प्रिपेयर्ड नहीं थे, उतने एक्सपीरियंस नहीं थे, जिस कारण जो ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो फेल हुआ। अगला है प्री मेच्योर रिवोल्यूशन। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो रिवोल्यूशन था, जो रिवोल्ट था वो काफ़ी पहले हो गया, जिस कारण जो इंडियन लोग थे वो उस रिवोल्यूशन के लिए प्रिपेयर नहीं थे, जिस कारण वो फेल हुआ। द रिवोल्ट बिगिन अर्लियर इंस्टीड ऑफ डेट फिक्स्ड फॉर द पर्पज ऑफ 23 जून 1857। जो रिवोल्ट था वो काफ़ी पहले हो गया, जो रिवोल्ट के लिए डेट फिक्स किया गया था 23 जून 1857, उसके पहले ही मई में ही रिवोल्ट शुरू हो गया, जिस कारण इट अपसेट द होल प्लान। ये पूरे प्लान को जो है अपसेट कर दिया, मीन्स अच्छे से जो इंडियंस थे वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। द इन्फॉर्मेशन वॉज लीक्ड आउट बिफोर हैंड, दिस हेल्प द ब्रिटिशर्स टू फेस द सिचुएशन इन एन ऑर्डरली वे। जो इन्फॉर्मेशन था वो लीक हो गया इंडियन लोगों से, और जिस कारण जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रिपेयर्ड हो गए इस सिचुएशन से एक अच्छे तरीके से डील करने के लिए। एंड द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट लैक्ड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग।
और रिवोल्ट के काफ़ी पहले हो जाने से जो इंडियन लीडर्स थे वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग नहीं कर पाए थे रिवोल्ट के लिए, जो कि एक बड़ा कारण बना रिवोल्ट के फेल होने का, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजल्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। Even though the revolt failed, it had profound impact on Indian and British rule. यहाँ तक कि जो रिवोल्ट 1857 था वो फेल हो गया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था, फिर भी इसका इंडिया में और ब्रिटिश रूल में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। एक एक करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया और ब्रिटिश रूल में। तो पहला है एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उसको उसको समाप्त किया गया, और जो इंडिया को रूल करने की जो शक्तियां थी, जो पावर था, वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। दिस वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट मैनेज इंडिया इफेक्टिवली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है, नहीं कर सकती है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was passed, which transferred the power to govern India directly from the East India Company to the British Crown, that is the Queen of England. जिस कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो इंडिया को गवर्न करने की पावर थी उसको लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। मीन्स इंडियन अफेयर्स से जो है, इंडियन अफेयर्स पे जो लॉज वगैरह बनाने का, इंडिया को रूल करने की जो शक्तियां हैं वो ब्रिटिश क्राउन मीन्स जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उनके हाथों में चला गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। अगला है डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इंडिया बिकम अ डायरेक्ट कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इंडिया जो है ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट कॉलोनी बना। दिस मीन्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द क्वीन वर नाउ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जिसका मतलब ये होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और जो इंग्लैंड की क्वीन है वो अब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला है क्रिएशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इंडियन अफेयर से डील करने के लिए, इंडियन अफेयर की देखरेख के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्रिएट किया गया। A new post, that is the Secretary of State for India, was created in British cabinet. This person was a member of the British government and oversaw Indian affairs. ब्रिटिश कैबिनेट में एक नए पोस्ट को क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो पर्सन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेंबर था, जो कि इंडियन अफेयर से डील करता था, इंडियन अफेयर्स के लिए लॉज वगैरह बनाता था, उससे डील करता था। अगला है अपॉइंटमेंट ऑफ द वायसरॉय। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नाउ कॉल्ड द वायसरॉय, हु वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पे वॉयसरॉय नामक पोस्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वॉयसरॉय। लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वॉयसरॉय बने। अगला जो चेंज है, अगला जो रिजल्ट है वो ये है एबॉलिशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। To pacify Indian rulers and gain their loyalty, the British stopped the policy of annexation and recognized the right of Indian princes to adopt here. They also promised to respect the treaties with Indian rulers. जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको एबॉलिश कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इंडियन जो प्रिंसेस थे, इंडियन जो रूलर्स थे, उनको हेयर्स को अडॉप्ट करने का राइट मिल गया। और ये भी प्रॉमिस किया गया कि जो भी इंडियन रूलर्स के साथ ट्रीटीज किए गए हैं उसको रखा जाएगा, मीन्स उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। अगला है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट था ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, कि उसके बाद आर्मी जो है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि आर्मी के द्वारा ही, इंडियन आर्मी के द्वारा ही, इंडियन सोल्जर्स के द्वारा ही ब्रिटिश रूल के टाइम पे रिवॉल्ट किया गया था। द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज्ड इंडियन आर्मी, द रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर्स टू ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज रिड्यूस्ड। जो रेशियो था इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स का उसको कम किया गया, इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले कम किया गया। एंड मोर ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ब्रॉट इन, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश ऑफिसर को जो है लाया गया। की पोजीशन एंड एडवांस्ड वेपन वर केप्ड फॉर ब्रिटिश ट्रूप्स। जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन थे, इंपॉर्टेंट पोस्ट थे, एडवांस्ड वेपन्स थे, वो ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए लाया गया, ब्रिटिश ट्रूप्स के यूज़ के लिए। दे आल्सो ट्राई टू मिक्स सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रीजन to prevent them from uniting against British rule again.
वो ये भी कोशिश करते थे कि जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो अलग अलग कास्ट के हों, अलग अलग क्षेत्र के हों, ताकि वो फिर से जो है ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट यूनाइट ना हो सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए वीडियो पे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने का। अगला जो रिजल्ट है वो है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। The British become more aware of the differences between various groups in India, that is religion and caste. इस रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो इस बात से अवेयर हुए कि अलग अलग जो इंडियन पीपल हैं उनके बीच रिलीजन और कास्ट को लेकर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इस बात से अवेयर हुए। दे स्टार्टेड यूजिंग अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश अगेन। और इस अवेयरनेस के बाद उन्होंने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल को अपनाया, इंडियन पीपल को दोबारा से ब्रिटिशर्स के अगेन यूनाइट होने से प्रिवेंट करने के लिए। दिस इन्वॉल्व सम टाइम फेवरिंग वन ग्रुप ओवर अनदर। इसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो कभी कभी किसी एक ग्रुप को फेवर करते थे दूसरे ग्रुप पे, और कभी दूसरे ग्रुप को फेवर करते थे दूसरे ग्रुप पे, जिस कारण वो रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे इंडियन पीपल को बांट दिए और उन पे रूल किए, ताकि वो आपस में फिर से एकत्र ना हो सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट। अगला जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो था राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। मीन्स भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। पैराडॉक्सिकली द रिवॉल्ट डिस्पाइट इट्स फेलियर, रिवॉल्ट जो है वो फेल हुआ, सोव्ड द सीड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर भी इंडियन पीपल में वो भारतीय राष्ट्रवाद की जो बीज है उसको बो गया। इट सोव्ड इंडियंस दैट दे कुड यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट रूल, फॉरेन रूल, इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन टू वर्क फॉर इंडिपेंडेंस। ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने ये दिखाया कि यदि इंडिया के पीपल जो हैं वो यूनाइट हों, एकत्र हों और फॉरेन रूल के अगेंस्ट हो, फॉरेन रूल के अगेंस्ट लड़ें, तो वो इंडिपेंडेंस को पा सकते हैं, स्वतंत्रता पा सकते हैं, आज़ादी पा सकते हैं। ये जो फीलिंग है वो फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर की इंडिपेंडेंस पे काम करने के लिए। ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। इंट्रोडक्शन, causes, events, causes of failures, and result or impact in detail. If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel, and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.